हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग देखते हैं भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के जो भी क्वेश्चन बनता है उसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। पहले हम लोग इसके नोट्स को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्लाइव के समय असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेने बंद करा दिए तथा निजी व्यापार बंद करा दिए। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिक को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अनुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की और राजकीय कोषागार और स्थानांतर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासन की है। राजस्व सुधारों की व्यवस्थित करने के लिए उनमें प्रशिक्षण और अशुद्धि, ट्रायल और एरर के नियम को अपनाया। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्टिक सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जन प्रशासन के नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कर्नवालिस ने की थी। कर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों और व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 जनवरी 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 ईस्वी थे। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली संबंधित थे। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो कि 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उनकी सेवा को देखते हुए इन सभी दोषों से मुक्त कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी। तो पहला था कंपनी का भारतीय रियासतों के समानता के लिए संघर्ष 1740 से 1765 ईस्वी। दूसरा सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी। तीसरा था अधीनस्थ पार्थक्यस की नीति 1813 से 1857। चौथा है अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 ईस्वी। पांचवा है बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दीवानी और फौजदारी कचहरी को श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने के लिए एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इसे और सुदृढ़ बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालत के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया तथा इसके अतिरिक्त इसे फौजदारी शक्तियाँ और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने की भी अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1790 से 92 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल हेतु एवं बिहार के लिए नियुक्त किए गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुक्ति के सहयोग से की जाती थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कर्नवालिस में कानून की विशेषता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। नेक्स्ट लॉर्ड कर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी में अंतरिम रूप से देकर कर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित था। उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियाँ रह गई।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए नए अधिकारी की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए। भारत में प्रतिबंधिताबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 से गाजीपुर में हुई थी। यहीं पर इसका कब्र स्थित है। बसीन की संधि दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षणकर्ता स्वीकार कर ली। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा के रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय देने वाला क्षेत्र प्रदान करने में सहमति जताई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसने सहायक संधि का अस्वीकार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से था ही और क्रमिक रूप से विकसित भी हुई। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवधि से की गई, जिस कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाएं से रक्षा करने का वचन दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवृत्त सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य था हैदराबाद 1798 ईस्वी तथा 1800 ईस्वी, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बराड़ के भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804 ईस्वी, जोधपुर जयपुर मछेरी बूंदी तथा भरतपुर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जुलाई 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा, बालिका शिशु वध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति व्यवस्था स्थापित की। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण किया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर प्रहार कर दिया परंतु इस पर बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़ 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियायतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ अधिक अव्यवस्था थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विलियम बेंटिक 1828 से 35 के शासन में 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पुनः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन के ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, अनेक ठगों को फांसी दे दी, शेष आजीवन निर्वासित कर दिया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1811 ईस्वी से 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दासता को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। 1843 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत को दासता का अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 ईस्वी में भारतीय
दंड संहिता के अंतर्गत दास्ता को अपराध घोषित कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल 1813 से 23 में हुआ था, जो कि 1815 की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा था कि अवध प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता का व्यवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसे अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा 1848, जैनपुर संभालपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 तथा करौली 1855 ईस्वी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यापक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। रेल यात्रा के प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना भी था, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाली किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण के कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा ध्यान व्यय किया जाने लगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं ईश्वर चंद विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को वैध घोषित किए गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और धोंदो केशव कर्वे 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1857 ईस्वी में महान क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी का उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 ईस्वी में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिट्टन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। इसके काल 1842 से 1844 के दौरान अगस्त 1843 में संधि को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रामकता की नीति पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी आंग्ल अफगान संबंध के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल से तक चलती रही। इस काल को कुशल आक्रामकता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है।
क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति का स्वरूप स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुशल आक्रमणीयता शब्द JWS वाइली एंडीन वरा रियो के एक लेख से प्रयोग किया गया था। भारत के अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1859 से 72 ईस्वी के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1821 ईस्वी में शुरू हुई। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक शेर अली अफरीदी नामक कैदी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1876 ईस्वी में लिट्टन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणता के नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मेजर शेंडन बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिट्टन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। और अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी, असंगत तथा भारत के भावी प्रगति के लिए घातक पंग बताया। श्री S.N. बनर्जी ने इतिहास के वज्रपात कहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर PC इल्बर्ट जो वायसराय के परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेदभाव पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, यह एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय शक्ति ने इसे विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्षों के बच्चों की कार्यविधि प्रत्येक 9 घंटे तथा इन्हें महीने के 4 दिन छुट्टी का प्रावधान किया गया। दूसरा अधिनियम 1891 में बनाया गया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मेयो के समय सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चार्ल्स मेडकॉफ ने प्रेस पर प्रतिबंध हटाया। इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड कर्जन ने कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत और केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल का एक नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा
जॉन मार्लो को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्लो मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया तथा राजधानी के हस्तांतरण की घोषणा की गई। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।